गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान विषय में क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट 12 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट में हम साइंस का एक नया चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। ये साइंस का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है। तो ये नया चैप्टर है हमारा साइंस का, जिसको आज हम अपनी इस वर्कशीट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसमें है क्या लिखा है। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये चीज़ बच्चों आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ चाहे वो किसी भी रूप में हैं, ठोस हैं, द्रव है या गैस हैं, वो 3 रूपों में हो सकते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। इनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनमें अंतर भी आपने पढ़ा था 9th क्लास में। इसके बाद है तत्व क्या होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो तत्व क्या होते हैं कि एक ही प्रकार के अणु नहीं, उनमें परमाणु होते हैं। तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर तत्व बनते हैं। आपने बहुत से तत्व उसके अंदर पढ़े थे 9th क्लास में जो आपकी थी, उसमें आपने बहुत से तत्व पढ़े थे, उनके प्रतीक पढ़े थे। जैसे कि आपने पढ़ा था सोडियम, सोडियम का प्रतीक ये था। फिर उसके बाद मैग्नीशियम पढ़ा था आपने। तो इसी तरह से ऐसे ही एग्जाम्पल आपके यहाँ पर भी लिखे हुए हैं तत्वों के। सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, ये जो तत्व हैं बच्चों, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु थे। जैसे सोडियम है, सोडियम एक तत्व है, सोडियम में केवल सोडियम के परमाणु होंगे। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में केवल मैग्नीशियम के परमाणु होंगे। यानी तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अब अगली लाइन है हमारी, उसमें लिखा है कि अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। तो 118 तत्व जो है उनके बारे में अभी तक पता चल चुका है। और इनमें से जो 98 तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और बाकी जो हैं वो मानव निर्मित तत्व हैं। तो 98 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता के बारे में है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि गुणों में समानता के आधार पर समूह बनाना। गुणों में सिमिलैरिटी यानी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें समानता देखते हुए, उनमें सिमिलैरिटी देखते हुए हम उनके समूह बनाएं, तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। ये इस तरह का वर्गीकरण बेटा हम अपने घरों में भी करते हैं, दुकानों में भी वर्गीकरण किया जाता है। और ये वर्गीकरण हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। जैसे कि आप मार्केट जाते होंगे तो आपने मार्केट में ग्रॉसरी शॉप देखी होगी। ग्रॉसरी शॉप जिसे हम किराने की दुकान बोलते हैं। तो उस किराने की दुकान में बहुत सारी सामान होता है उस दुकान में। तो उस सामान को अलग अलग शेल्फ़ों में रखा जाता है, अलग अलग समूहों में रखा जाता है। शेल्फ़ों पे समूह बना के उनको रखा जाता है, अरेंज करके दुकानदार उनको रखता है। इससे क्या होता है बेटा, इससे दुकानदार को सामान को ढूंढने में आसानी होती है। तो अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो उसको कोई भी सामान मिलेगा नहीं। सारा सामान अगर वो इकट्ठा करके रख देगा तो उसको कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये काम जो किया जाता है ये अपनी सुविधा के लिए किया जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों, जैसे जैसे नए तत्वों की खोज होती चली गई तो वैसे वैसे जो है उन तत्वों के बारे में पढ़ना और समझना और उनके गुणों को याद रखना, ये सब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता चला गया। इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए उनके गुणों में समानता को देखते हुए कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण एक जैसे थे। तो उन तत्वों के गुणों में समानता के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करने का तरीका, उसको सोचा गया कि किस तरह से इनको हम अरेंज करें ताकि इनको जो अध्ययन है वो हमारे लिए आसान हो जाए। और इसीलिए उनको गुणों में समानता के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। तो ये है हमारा तत्वों के वर्गीकरण क्या है और उसको क्यों उसको जो हमने करना शुरू किया। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्गीकरण जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका 2 कारण है कि सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए। सुव्यवस्थित का मतलब होता है उनको अरेंज्ड वे में उसको पढ़ने के लिए, और उनके अध्ययन को यानी उनकी जो स्टडी है उसको आसान बनाने के लिए हमने जो है तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले बच्चों तत्व जो थे वो कम थे,
उनकी संख्या कम थी, धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले क्योंकि तत्वों की संख्या कम थी, इसलिए तत्वों के केवल 2 समूह बनाए गए, एक धातु और एक अधातु। और धीरे धीरे जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो तत्वों को उनके गुणों के बारे में हमारा ज्ञान जो है वो और भी बढ़ता गया, और इसीलिए उन्हें वर्गीकृत करने के जो प्रयास थे वो भी हमारे बढ़ते गए। यानी हम नए नए तरीके सोचने लगे कि किस तरीके से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, तो यहाँ पर 2 वैज्ञानिकों के प्रयासों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वैज्ञानिक है वो है हमारा डॉब्राइनर। डॉब्राइनर के प्रयास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो और दूसरा जो वर्गीकरण है वो हमने पढ़ना है अपनी इस वर्कशीट में, वो हमने पढ़ना है न्यूलैंड्स के बारे में। और ये दोनों ही वर्गीकरण बच्चों जो थे ये परमाणु द्रव्यमान पर, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। ये दोनों ही वर्गीकरण जो थे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉब्राइनर के त्रिक। इस वर्गीकरण के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डॉब्राइनर जो था उसने किस प्रकार का वर्गीकरण जो है वो तत्वों का किया था। तो ये है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो डॉब्राइनर इस वर्गीकरण को हम डॉब्राइनर के त्रिक बोलते हैं। तो त्रिक क्यों कहते हैं ये आप आगे जब इसमें आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको त्रिक क्यों बोला जाता है। सन 1817 में डॉब्राइनर, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक था, उसने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। यानी उसने जो समान गुण वाले तत्व थे उसके समूह बनाए, और इस तरह से जब उसने समूह बनाए तो उसने देखा कि तत्वों को जब वो बढ़ते परमाणु भार के अनुसार क्रमवार उसने लगाया, और उस लगाने के बाद उसने देखा उसको 3-3 तत्वों के ऐसे समूह प्राप्त हुए जिन्हें उसने त्रिक का नाम दिया। त्रिक कहा गया, 3 तत्वों का समूह था तो इसलिए उन 3 तत्वों के समूह को उसने त्रिक कहा। तो इस तरीके से जो उसको त्रिक प्राप्त हुए, 3-3 तत्वों के समूह जो प्राप्त हुए, त्रिक यानी कि 3 तत्वों का समूह, यानी तत्वों को जब उसने बढ़ते परमाणु भार के अनुसार रखा और फिर उसके बाद उसको रखकर उसने ये देखा कि समान गुण वाले तत्व जो थे वो एक साथ एक ही समूह में आ रहे थे। और इसके साथ साथ उसने एक चीज़ और देखी कि ये जो 3 तत्वों के समूह या त्रिक बने थे, उन त्रिक में क्या था, उस त्रिक में जो त्रिक में बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार था या परमाणु द्रव्यमान था, वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत, उनका औसत होता है। जैसे कि आप लोग जो है यहाँ पर अब ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है त्रिक में, इस पॉइंट को हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डॉब्राइनर के 3 त्रिक यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये है डॉब्राइनर का पहला त्रिक, ये डॉब्राइनर का पहला त्रिक है आपका, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, इसके 3 ये तत्व हैं। और जो दूसरा इसका त्रिक है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, ये दूसरा त्रिक है। फिर उसके बाद तीसरा वाला त्रिक हमारा ये है, उसमें 3 तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरह से ये 3-3 तत्वों के समूह हैं। ये जो 3 तत्वों के समूह हैं इसको त्रिक कहा गया, और इनके जो गुण थे वो भी एक जैसे थे, यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण भी एक जैसे थे। और ये त्रिक क्यों कहे गए उसको यहाँ से क्लियर किया है। त्रिक का क्या मतलब है कि इसमें लिथियम जो था इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39। तो उसने ये कहा था कि जो बीच वाला तत्व है, बीच वाला यानी कि सोडियम, बीच वाला इसमें क्या है, अगर हम इस त्रिक को देखेंगे तो इसमें बीच वाला क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है बेटा, तो इसमें लिथियम जो है वो पहला हो गया, सोडियम हमारा बीच वाला हो गया और पोटेशियम ये हो गया। यानी लिथियम और पोटेशियम का जो द्रव्यमान है उसका औसत हमें निकालना पड़ेगा। तो लिथियम और पोटेशियम का जो औसत निकालेंगे तो वो हमारा लिथियम का है 6.9 और पोटेशियम का है 39। तो जब इन दोनों का हम औसत निकालेंगे तो वो औसत कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबर्स को पहले हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको 2 से, यानी 6.9 + 39 डिवाइडेड बाई 2। जब हम ये करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 22.95, यानी इन दोनों का जो औसत आया है वो बराबर आया है 22.95 के। ठीक है, और 22.95 जो होता है वो लगभग बराबर किसके होता है, 23 के। 22.95 को लगभग हम कह सकते हैं कि वो 23 के इक्वल है। और 23 क्या है, 23 हमारा सोडियम का जो है वो परमाणु द्रव्यमान है। जो 23 है वो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। यानी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि बीच वाले तत्व का इस त्रिक के अंदर, ये 3 तत्वों के समूह के अंदर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर है, लगभग बराबर है आगे और पीछे वाले जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के, यानी पहले और तीसरे नंबर पर जो आ रहा था उनके परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था
ये हमारा डोब्राइनर के त्रिक के बारे में हो गया। इसकी बात है, लेकिन ये जो डोब्राइनर का वर्गीकरण था इसकी कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी। सीमाएं का मतलब होता है कमियां क्या थी, तो इसमें कमियां थी। कुछ कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी इसमें ये थी बच्चों कि जो उस समय तक ज्ञात तत्व थे उनमें से केवल 3 त्रिक जो थे उनके बारे में ही ज्ञात हो सके थे। केवल 3 त्रिक ही उसे मिले थे डोब्राइनर को। उस समय तक ज्ञात तत्व जब उनको समूह में बांटा गया तो उन समूहों में हम ये देखा गया कि गुणों में समानता है, लेकिन त्रिक जो है केवल 3 ही बने। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की जो यह पद्धति थी वो सफल नहीं रही, इसलिए इस तरीके को छोड़ दिया गया, इसको असफल माना गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वर्गीकरण है जो हमने पढ़ना है वो है हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो है ये बच्चों, ये जो हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है ये न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए इसका नाम कहा जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ये वर्गीकरण भी बच्चों हमारा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर ही आधारित है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या उनके परमाणु भार पर ही आधारित है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाया। उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे, जब उसने उन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो उसने ये पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं, यानी पहले और 8वें तत्व के गुण बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो समानता थी बच्चों बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह ही थी। संगीत में भी क्या होता है, ये जो संगीत के सुर हैं आपके, ये देखिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर हो गए। 7 के बाद नी के बाद फिर से हम सा बोलते हैं, यानी जो पहला सुर है वो भी सा है और 8वां सुर है वो भी सा है। तो जिस तरह से संगीत का पहला और 8वां सुर मिलता है, उसी तरह से तत्वों के गुण जो थे न्यूलैंड्स के वर्गीकरण में, तत्वों के गुण इसी तरीके से मिल रहे थे कि हर पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण से मिल रहे थे। इसीलिए इस सिद्धांत को, ये जो न्यूलैंड्स का सिद्धांत था, इसको अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। अष्टक का मतलब होता है 8, तो पहले और 8वें तत्व के गुण क्योंकि मिल रहे थे, इसीलिए जो है इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ नीचे एक आपको टेबल दी गई है, जो ये न्यूलैंड्स ने टेबल बनाई थी। उस समय तक जो तत्व ज्ञात थे उनको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उनकी एक सारणी बनाई थी, एक टेबल बनाई थी, और वो टेबल का कुछ पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या है बच्चों, आप देख रहे हो कि लिथियम और सोडियम ये इनके गुण एक जैसे हैं। ये देखिए, ये हमारा लिथियम है और ये हमारा सोडियम है। तो ये लिथियम और सोडियम क्योंकि ये एक ही ग्रुप में, एक ही समूह में आ रहे हैं, एक ही समूह में हैं, तो इसलिए इनके जो गुण हैं वो एक जैसे हैं। इसी तरीके से पोटेशियम है, वो भी इसी ग्रुप में है, तो पोटेशियम के गुण भी, यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के जो गुण हैं वो एक जैसे होंगे। इसी तरह से ये जो तत्व हैं हमारे इधर, ये इनके गुण जो थे वो भी, गुणों में भी समानता देखी गई। तो इस तरीके से बच्चों ये जो सेम समूह वाले तत्व हैं उनमें के गुणों में समानता देखी गई। तो यानी हर पहले और 8वें तत्व के गुण जो थे वो मिल रहे थे। अब इसके बाद है, हम इस वर्गीकरण में पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी, यानी कमियां क्या थी। पहली कमी क्या है बच्चों, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। यानी कैल्शियम हमारा ये है यहाँ पर, तो कैल्शियम के बाद में आने वाले जो तत्व थे जिनके परमाणु द्रव्यमान अधिक थे, हल्की, इसलिए वो भारी तत्व उन्हें कहा जाता है। तो भारी तत्वों पर ये अष्टक सिद्धांत लागू नहीं हो रहा था। दूसरी सीमा क्या है, दूसरी सीमा हमारी ये है कि नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। यानी जो बाद में आने वाले, बाद में नए तत्वों की खोज तो चलती रही, तो जो नए तत्व बच्चों बाद में जिनकी खोज की गई, उन तत्वों के गुण जो थे वो अष्टक सिद्धांत के अनुसार जो है वो सही साबित नहीं हो रहे थे। अब तीसरा जो इसकी कमी है वो क्या है कि सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए, यानी सारणी में तत्वों को अरेंज करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रखा गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उन्हें भी एक ही स्थान पर रख दिया गया था। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, इसको आप यहाँ से समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, टेबल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर करूँगी। इसमें ये बोला हुआ है बच्चों, आप कई जगह पर देख रहे हैं यहाँ पर 2-2 तत्व एक साथ रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर 2 जगह आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये है कोबाल्ट और निकेल, ये दोनों इकट्ठे एक साथ रखे गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 तत्व हैं, ये भी दोनों तत्व हमारे एक साथ रखे गए हैं। लेकिन ये अब जैसे अगर हम कोबाल्ट और निकेल को देखते हैं तो कोबाल्ट और निकेल के गुण
फ्लोरीन और क्लोरीन से मिलते नहीं थे। समूह तो एक है, इनके गुण आपस में मिलने चाहिए, लेकिन वो गुण नहीं मिल रहे थे, बल्कि कोबाल्ट और निकेल के गुण जाके किससे मिल रहे थे? आयरन से मिल रहे थे। ये Fe है हमारा आयरन, इससे मिल रहे थे। जबकि हमारे कोबाल्ट और निकेल इस वाले समूह में है और जो आयरन है वो हमारा अलग समूह में है। गुणों में समानता है लेकिन वो अलग अलग समूहों में है। तो ये हमारी जो थी, ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर दो तत्वों को जो है एक साथ रखा गया था। एक तो ये चीज़ है जो आपको बताई है अभी मैंने, और जो असमान तत्व थे जिनके गुणों में समानता नहीं थी उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया था। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी? तो ये इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी। ये आप लोग यहाँ पर, ये आपका जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये वाली, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनका वर्गीकरण किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखने हैं जो डोब्राइनर के त्रिक दर्शाते हों। तो इसके लिए आप लोग वो 3 तत्व कौन से दे सकते हैं? वो 3 तत्व आप लोग जो है यहाँ पर नाम दे सकते हैं उनका। ये है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये भी दे सकते हैं, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है ये भी दे सकते हैं। तो आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग ये दे देंगे इसमें से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये 3 तत्वों के नाम हो गए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया। तो न्यूलैंड्स ने 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में, पहली तो बात है क्षैतिज पंक्तियाँ होती क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। क्षैतिज पंक्तियों का मतलब होता है इस तरीके से वर्गीकृत करना। लेकिन न्यूलैंड्स ने ये जो वर्गीकरण था, अपना जो समूह बनाए थे, आप लोग देख रहे हो वो समूह उसने इस तरीके के बनाए थे, ये इस तरह के बनाए हुए समूह आप लोग देखेंगे यहाँ पर। समूह जो बने हुए हैं आपके इस तरीके के बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे, तो क्षैतिज तो नहीं थे, वो हमारे क्या थे, वर्टिकल फॉर्म में थे, ठीक है, सीधे थे। तो इसलिए ये हमारा जो है असत्य है। ये जो स्टेटमेंट है हमारी असत्य है, तो इसमें असत्य इसका आंसर है। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं। तो यहाँ पर आपने न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, ये 3 सीमाएं आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इन तीनों में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोब्राइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? एक आपका इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, यानी आपको ये चेक करके बताना है क्या इनको डोब्राइनर के त्रिक में इसका वर्गीकरण इन जो ये 3 तत्वों के समूह हैं इनको हम डोब्राइनर के त्रिक मान सकते हैं। तो इसके लिए हमें वो जो डोब्राइनर के त्रिक वाला रूल है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें हमें आगे और पीछे वाले जो तत्व हैं उनका, जैसे ये पहले वाले की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये देखना है क्या सोडियम और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, उनका जो औसत आता है, क्या वो बराबर है सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान के। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखना है कि बेरिलियम और कैल्शियम का औसत जो होना चाहिए, औसत द्रव्यमान वो बराबर होना चाहिए मैग्नीशियम के द्रव्यमान के। तो इसके औसत निकालने, इनके द्रव्यमान जो हैं सबके सभी तत्वों के जो द्रव्यमान है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग इनके द्रव्यमान लेकर और इनका आंसर निकालेंगे, अपने उत्तर को सत्यापित करना है। तो ये कैसे करना है, ये हम लोग, मैं यहाँ पे नीचे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला हमारा था, पहला पार्ट है हमारा कि सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन को त्रिक मानेंगे या नहीं, ये हमने देखना है। तो सोडियम हमारा पहले नंबर का हो गया, ये हमारा तीसरे नंबर का, और ये हमारा बीच वाला हो गया। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमें दिया गया है 23, क्लोरीन का दिया गया 35। तो इन दोनों का औसत निकालेंगे, तो 23 + 35 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आता है 58। इन दोनों को टोटल करेंगे 58/2, आंसर आ गया हमारा 29, यानी इन दोनों का औसत हो गया 29। सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 28। तो 29 और 28 जो है वो लगभग बराबर हैं। तो यही चीज़ आपकी आगे लिखी हुई है कि सोडियम और क्लोरीन का औसत द्रव्यमान सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इनके गुणों में समानता न होने के कारण इन्हें डोब्राइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। यानी इनका त्रिक, ये त्रिक वाला रूल जो है वो फॉलो तो कर रहा है ये, लेकिन इनके गुणों में समानता नहीं है तीनों के, तो इसीलिए इनको हम एक समूह में नहीं रख सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को हमने देखना है क्या ये तीनों जो हैं वो त्रिक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यही करना है, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान है 9,
और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40। तो इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है उन दोनों का हमने औसत निकालना है। बेरिलियम और कैल्शियम का औसत द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो वो हमारा 24.5 आता है, और 24.5 जो है वो बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान के। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 24। तो ये दोनों जो हैं बच्चों नंबर्स लगभग एक दूसरे के बराबर हैं। तो यही आपका आगे लिखा हुआ है कि इस तरह से बेरिलियम और कैल्शियम का औसत द्रव्यमान वो मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर है। इन तीनों के गुण भी समान हैं, इसीलिए इन्हें डोब्राइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आशा करती हूँ आपको आज की ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है, कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय आपको नहीं समझ में आया, तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। थैंक यू।